नमस्कार साथियों, मैं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एवं हॉर्टिकल्चर, जिसे हम बोलते हैं फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र का चैप्टर नंबर 3, जो कि है अपना खाद, उसको हम कवर कर रहे थे। आधा चैप्टर हमने देख लिया था बच्चों, बच्चा बकाया का जो हमारा चैप्टर रह जाता है उसको हम आज कवर करेंगे। इससे पहले हम 3 चैप्टर और ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने खाद एवं उर्वरक में अंतर देख लिया था। इंग्लिश वाला जो आपका पोर्शन है वो रह गया था बच्चों। ये हिंदी वाला पोर्शन है, उस दिन समझ चुके थे कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था। बहुत बार, ये 4 साल है, पिछले 4 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर। इंग्लिश जो हिंदी वाला पोर्शन है वो मैं हिंदी में समझ चुका था। उस दिन हमारा हिंदी वाला पोर्शन हो गया था। ये जो हमारा लेक्चर था ये हमारा इंग्लिश पे यहाँ पे आके ये खत्म हो गया था। तो देखते हैं बच्चों, मैन्योर मतलब फॉसिल मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर मतलब केमिकल मैन्योर। मैन्योर को हम ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि या तो जीवित चीज का पहले हिस्सा रही है या खुद जीवित है। मान लीजिए आपके पौधे हैं, पौधे क्या है बच्चे? आपके जीवित हैं। तो पौधों का कोई भी हिस्सा, चाहे वो पत्ती हो, चाहे फूल हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो तना हो, चाहे उसका जड़ हो, वो क्या है बच्चों? जीवित चीज का हिस्सा था। अगर उसको हम क्या करेंगे बच्चों? उसको हम सड़ा गड़ा के खाद के या मेन्योर के रूप में उपयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा ऑर्गेनिक। क्या कहलाएगा बच्चों? हम ऑर्गेनिक। और उसको जब सड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? मैन्योर हो जाएगा। तो मैन्योर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से भी जानते हैं। वही फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों? ये केमिकल मैन्योर है। केमिकल क्या है बच्चों? क्योंकि ये फर्टिलाइजर है उसे हम क्या बोलते हैं? कई चीजों के मिश्रण से तैयार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका हो गया सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। क्या हो गया बच्चों आपका? अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या है बच्चों? आपका एक एक प्रकार का फर्टिलाइजर है। तो ये क्या है बच्चों? अमोनिया और नाइट्रेट के क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अमोनिया और नाइट्रेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक हो जाता है बच्चों आपका सोडियम नाइट्रेट। एक क्या हो गया बच्चों आपका? सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है? ये फर्टिलाइजरों के नाम है जिनसे हमको क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। तो इसमें देखिए बच्चों, एक सोडियम का तत्व है और एक काय का? नाइट्रोजन का तत्व है। तो इस तरीके से ये क्या है बच्चों? ये केमिकल्स है। ये क्या है? केमिकल्स है। तो इस प्रकार से तैयार खाद को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये केमिकली होते हैं। और ये ऑर्गेनिक क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं अपने मैन्योर। तो जो आपको पहला पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है कि जो आपके मैन्योर होते हैं ये प्रिपेयर किए जा सकते हैं कहां बच्चे? फॉर्म पे इटसेल्फ पे। मतलब इनके लिए ना कोई फैक्ट्री की आवश्यकता होती है, ना कोई भी प्रकार के या कोई भी विशिष्ट प्रकार के केमिकलों की जानकारी हमको होना आवश्यक नहीं है। किसके निर्माण में बच्चों? ये मैन्योर के निर्माण में। क्योंकि इनको हम कैसे बनाते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक चीजों से। ऑर्गेनिक चीजें जो आपका किचन का वेस्ट हो गया है, जो आपका खेतों का वेस्ट हो गया है, जो भी आपका अवशेष बचते हैं फसलों के, उन सब चीजों से हम क्या करते हैं बच्चों? इनमें उपयोग करते हैं। और ये दूसरा अगर हम इसमें देखें कि फर्टिलाइजर क्या है, तो इनको हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों कहाँ पे? फैक्ट्री में ये बनाए जाते हैं। दूसरा अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो दूसरा डिफरेंस ये आता है बच्चों कि दे आर यूजुअली कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब मैन्योर में पौधों को आवश्यक जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं। जब पौधों को कौन कौन से बच्चों? पौधों को मुख्यतः 3 न्यूट्रिएंट सबसे अधिक मात्रा में लगते हैं। एक है अपने कौन से? एनपीके। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब बच्चों फॉस्फोरस। यहां लिख देता हूं मैं एन पी के। एन मतलब बच्चों नाइट्रोजन, पी मतलब आपका फॉस्फोरस और के मतलब पोटास। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं इन्हें हम बच्चों? प्राइमरी न्यूट्रिएंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? प्राथमिक पोषक तत्व। तो इनकी जो है सबसे अधिक मात्रा होती है पौधों को, या सबसे अत्यधिक क्या होती है? जरूरत होती है इनको, काय को बच्चों? पौधों को। तो मैन्योर में बच्चों ये जो एसेंशियल एलिमेंट है ये क्या पाए जाते हैं? सारे एसेंशियल, सॉरी, मैन्योर में क्या है बच्चों? सारे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। वहीं अगर हम बात करें फर्टिलाइजर की, तो इस फर्टिलाइजर में सारे न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर जो कि यूरिया से बिलोंग, जैसे यूरिया हो गया आपका, यूरिया से हमको क्या मिलता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है हमको? सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कि डीएपी से क्या मिलता है, तो उसको उससे डीएपी से हमको क्या मिलता है बच्चों? फॉस्फोरस मिलता है। मतलब एक कोई आपका फर्टिलाइजर सिर्फ एक पोषक तत्व को प्रदान करेगा। वहीं अगर हम मैन्योर की बात करें तो इसमें क्या है बच्चों? सारे जो आपके प्लांट न्यूट्रिएंट हैं वो पाए जाते हैं एक ही प्रकार की मैन्योर में। तीसरा क्या है बच्चों? इसमें एसेंशियल जो एलिमेंट है आर प्रेजेंट होते हैं और इसमें ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें क्या है बच्चों? जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या होते हैं? हमारे कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। चौथे अगर हम पॉइंट की बात करें तो इनके जो इफेक्ट्स हैं वो 2 से 3 साल तक सॉइल में बने रहते हैं। मतलब एक बार अगर आपने किसी मृदा में खाद डाल दी है तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो लाभ है, पौधों को 3 से 4 साल तक मिलता रहता है। क्या है बच्चों? जब आप मैन्योर को या खाद को मृदा के अंदर गाड़ देते हैं या सॉइल में मिला देते हैं, तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे मृदा में पाए जा रहे हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, जैसे आपकी एक्टिनोमाइसीटीज हो गई, ये क्या करते हैं बच्चों? इन सब चीजों पे क्या करते हैं? खाते हैं और उनको और सड़ाते हैं। और जैसे जैसे ये मटेरियल सड़ते जाएंगे वैसे वैसे पोषक तत्व क्या होंगे बच्चों? इनसे बाहर निकल के पौधों को मिलते जाएंगे। तो ये जो सड़ने की प्रक्रिया है ये क्या होती है बच्चों? लंबी चलती है।
जितने साल तक ये लंबी चलेगी उतने साल तक क्या होगा बच्चों, इनके जो इफेक्ट है वो सॉइल में बना रहेगा। वहीं अगर हम केमिकल की बात करें बच्चों, तो इनका जो इफेक्ट है वो सॉइल में कैसा होता है बच्चों, इमीडिएटली होता है। जैसे आपने डाला तो कुछ एक समय तक इनका प्रभाव सॉइल में रहेगा, और जब हम उस चीज को या इनका जब प्रभाव खत्म होगा या जब पौधे इनको नहीं लेंगे, उस अवस्था में कुछ दिन बाद ये हो जाएंगे क्या बच्चों, मृदा से आपकी नष्ट हो जाते हैं। तीसरा अगर हम ये देखें तो ये जो चौथे ये क्या करते हैं बच्चों, जो मैन्योर होते हैं वो आपकी फिजिकल और केमिकल कंडीशन को अपनी सॉइल की वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और नंबर ऑफ बैक्टीरिया को भी, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये होते हैं क्या बच्चों, बल्क में। बल्क में मतलब क्या होता है, ये ज्यादा होते हैं, ये भार में क्या होते हैं, ये ज्यादा होते हैं। भार में ज्यादा रहेंगे तो मृदा में क्या होगा बच्चों, मृदा का भार भी बढ़ेगा, और मृदा का भार बढ़ेगा तो मृदा का भुरभुरापन बढ़ेगा, क्योंकि इनमें कार्बन क्या होता है बच्चों, बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जिससे होगा क्या, मृदा भुरभुरी बनेगी, और मृदा का क्या होगा बच्चों, आयतन या भार भी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसकी जो मृदा की कंडीशन है वो सुधर जाएगी। अच्छा, ये सब चीजें क्या है बच्चों, ये जो मैन्योर वगैरह खाद वगैरह है, ये सूक्ष्म जीवों का भोजन भी माना जाता है। तो अगर भोजन ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहेगा तो सूक्ष्म जीव भी क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में हमारे उपस्थित रहेंगे। इसलिए ये इंप्रूव करते हैं क्या बच्चों, फिजिकल और केमिकल कंडीशन को, और इंक्रीज करते हैं ये काय के बच्चों, बैक्टीरिया की ग्रोथ को। वहीं अगर हम ये बात करें फर्टिलाइजर की, तो इनका जो एक्सेसिव यूज अगर हम करते हैं, मतलब अगर हम फर्टिलाइजर को ज्यादा मात्रा में मृदा में डालते हैं, तो उससे क्या है बच्चों, हमारी मृदा की जो भौतिक संरचना है या जो फिजिकल कंपोजिशन है वो क्या हो जाती है बच्चों, खराब हो जाती है। क्योंकि इनके क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, इनके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, और इसी कारण हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो क्या कर रहे थे बच्चों, हमारे खाद को सड़ा रहे थे या मृदा में पोषक तत्वों को और बढ़ा रहे थे, वो क्या हो जाते हैं बच्चों, इनके प्रभाव से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं, जिससे कि इनकी संख्या है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम जाती है। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात देखें तो क्या है बच्चों, दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये मैंने आपको बताया था कि मृदा का अगर आयतन बढ़ेगा, मृदा में आयतन काय का बढ़ेगा बच्चों, मृदा ज्यादा भुरभुरी होगी तो उसमें क्या होंगे, जल रंध्र मतलब ऐसे रंध्र जिनमें जल पाया जाता है, उनमें क्या होगा बच्चों, जल ज्यादा मात्रा में क्या होगा बच्चों, स्टोर होगा, और स्टोर होगा तो उस प्रकार से क्या होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता जो मृदा की वो बढ़ जाएगी। वहीं फर्टिलाइजर का बच्चों जल धारण क्षमता पे कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना इनकी जल धारण क्षमता इनसे बढ़ती है, ना इनसे जल धारण क्षमता घटती है, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके पूछने की बहुत संभावना बनती है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन बच्चों को ये नोट्स या पीडीएफ चाहिए है वो डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप में ऐड होके वहां से हमारे नोट्सों को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है जो कि अपना वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, और इसे बनाने के किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। इससे पहले हमने क्या देख लिया बच्चों, खाद एवं उर्वरक में अंतर देख लिया। अब हम देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो किसे कहते हैं, और उसको बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में बच्चों मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था। वर्म मतलब क्या होते हैं बच्चों, अर्थवॉर्म। वर्म मतलब, वॉर्म मतलब क्या होते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म से हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, केचुआ। क्या बोलते हैं इसे हम, केचुआ। इसी के नाम से हमने क्या रखा है, अर्थवॉर्म से लेके इसको हमने रख दिया क्या बच्चों, वर्मी कंपोस्ट। क्या रख दिया इसे, वॉर्म से निर्मित या अर्थवॉर्म या केचुए से निर्मित बनाई गई जो खाद है उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, ये विधि भी हमने इसको देख लिया था, किस प्रकार से जो है वो वर्मी कंपोस्ट को ये या केचुए की खाद को तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन जो हमारा आता है कि वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं व्हाट इज द वर्मी कंपोस्ट। तो ये तो आप लिख लेंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, और इसे हम क्या होती है, और इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसे बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, वर्मी कंपोस्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो अगर हम ये देखेंगे कि बच्चों, केचुए के द्वारा निर्मित कौन सा बच्चों, कार्बनिक पदार्थ से बनी हुई खाद को क्या बोलते हैं हम, वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुए की खाद कहते हैं। पहले आपको ये लिखना है। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो कि जो एक कार्बनिक पदार्थ, जैसे क्या है बच्चों, अपने घर का कचरा, घर का कचरा मतलब क्या हो गया बच्चों, जो हमारा किचन का वेस्ट होता है, जैसे हमारे सब्जियों के छिलके हो गए हैं, बचा हुआ खाना हो गया है, इन सबको क्या करते हैं बच्चों, ये सब क्या कहलाता है, घरेलू कचरा कहलाता है। या फिर शहरी कचरा हो गया, शहरी में भी क्या है बच्चों, शहरों में भी बहुत वेस्ट निकलता है मानव का मलमूत्र को, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट सॉइल के नाम से जाना जाता है। उनको हम क्या करते हैं बच्चों, इनमें सब में उपयोग करते हैं। एवं क्या हो गया बच्चों, कृषि के अवशेष। कृषि के अवशेष कैसे बच्चों, जो हमारा फसल कटने के बाद या जो भी हमको ऐसा पदार्थ जिसको हम क्या है बच्चों, जो बेचने योग्य नहीं है, पौधे का वह हिस्सा जो बेचने योग्य नहीं है, उसको हम काय में उपयोग करते हैं बच्चों, कंपोस्ट या खाद बनाने के लिए उपयोग करते हैं। आदि तथा मृदा को भोजन के रूप में खाते हैं। कौन खाते हैं बच्चों, केचुआ। केचुआ इन सब चीजों को क्या करता है, खाएगा, और अपनी बॉडी से एक प्रकार का श्रावण करेगा इसको खा के, जिससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, खाद बोलेंगे, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। खाए हुए कार्बनिक पदार्थों में उनका आहार नाल, आहार नाल बच्चों, जो केचुआ का आहार नाल है, मतलब जहां पे खाना पचता है वहां इसका पाचन होता है, तथा शेष बचे पदार्थ को मल के रूप में क्या करता है, अपनी बॉडी अपने शरीर से क्या कर देता है बच्चों, बाहर उत्सर्जित कर देता है।
केचुए द्वारा उत्सर्जित ये पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, वर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसकी टिप्पणी या डेफिनेशन लिख सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कैसे बच्चों, छायादार, मतलब धूप ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा तेज धूप रहेगी तो क्या होगा बच्चों, सॉइल का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, और सॉइल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से या कुछ अवस्था से ज्यादा चला गया तो क्या है, अर्थवर्म की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है बच्चों, रुक जाती है। तो छायादार या समतल स्थान, समतल स्थान क्यों, क्योंकि बच्चों वहां पे पानी भरा नहीं होना चाहिए। नमी बनाए रखने के लिए पर्याप्त जल, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनका विघटन आसानी से हो सकता है, वो केंचुओं के लिए आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के अगर क्या है, हम चीजों को एक, कोई भी आप एक प्रकार का गड्ढा या कोई एक टैंक बना के उसमें आप भर दें, और उसमें क्या करें बच्चों, थोड़ी सी मृदा मिला के उसमें अगर हम केचुओं को छोड़ देते हैं तो धीरे 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 केचुआ क्या करता है, इन कार्बनिक खादों को या इन कार्बनिक पदार्थों को खा के एक प्रकार की खाद बना देता है, और उस खाद से हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्मी कंपोस्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। ये हो गई बच्चों क्या, अपनी हिंदी की बात। अगर मैं इसको इंग्लिश में देखूं तो ये क्या होती है बच्चों, द मैन्योर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, किसके द्वारा बच्चों, ये किसके द्वारा होते हैं, ये अर्थवर्म के द्वारा खाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट या अर्थवर्म मैन्योर हम उसको कहते हैं। अर्थवर्म ईट क्या करता है बच्चों, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे क्या हो गया अपना हाउस होल्ड वेस्टेज हो गए, अर्बन वेस्ट हो गए, एग्रीकल्चर के रेसिड्यू हो गए, एंड सॉइल एज अ फूड, इन सब चीजों को वो क्या करता है, भोजन के रूप में अपना खाता है। दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये बच्चों जैसे कि जो इनको खाता है तो उसकी वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो क्या होती है बच्चों, आहार नाल होती है, वो पचती है। वो पचने के बाद जब जो रिमेनिंग सब्सटेंस जो रहता है, जो बचा कुचा इसका एक्सक्रीटर रहता है, वो ये अपने मल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, और इसी मल को बच्चों हम यूज करते हैं किस रूप में, वर्मी कंपोस्ट के रूप में। टू मेक द वर्मी कंपोस्ट हमको कैसी जगह चाहिए बच्चों, छायादार शेडी प्लेस चाहिए, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर हो ताकि मॉइस्चर का लेवल सही बना रहे, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कैन बी इजीली डिकम्पोज। और हमको क्या चाहिए बच्चों, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ये सब चीजें जो चाहिए जिनको केचुआ अपना क्या करे, भोजन के रूप में खा के और ये जो खाद में परिवर्तित कर सके। तो ये क्या होगी आपकी वर्मी कंपोस्ट। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका 2011 में पूछा गया है, इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, तो इसको एक बार आप अच्छे से समझ लें। और मैंने ये आपको पूरे वर्मी कंपोस्ट के बारे में बता दिया है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो बच्चे, वो ले लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, वर्मी कंपोस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा कि वर्मी कंपोस्ट का संगठन लिखिए, या वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या पाया जाता है। द कंपोजिशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज एज फॉलो, मतलब जब वर्मी कंपोस्ट को आप खेत में डालेंगे तो उससे हमारे पौधों के, उससे हमारी मृदा को क्या क्या मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करें क्या बच्चों, कार्बन। तो कार्बन कितना मिलेगा, लगभग लगभग हमको 9.5 से लेके कितना बच्चों 70% तक हमको क्या मिलेगा, ये कार्बन हमको मिलता है। काय से मिलता है बच्चों, ये वर्मी कंपोस्ट या जो हमको केचुआ से प्राप्त खाद में पाया जाता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें मेनली बच्चों, ये जो तीन चीजें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक 0.5 बच्चों, और लगभग लगभग 2%, ये क्या है बच्चों, हमको 1 से 1.5%, 0.5%, ये आपका काय का रेशियो, एनपीके का रेशियो आपका बन जाता है। तो इतना हमको क्या है बच्चों, केचुए के खाद से प्राप्त होने वाला ये क्या है अपना, केचुए के खाद से प्राप्त होने वाला ये है संगठन, कि हमको एनपीके का रेशियो जो है वो केचुए के खाद में कितना मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों सल्फर की, तो सल्फर कितना पाया जाता है बच्चों, 128 से लेके 548 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपके वर्मी कंपोस्ट के संगठन हो गए, जिसमें आपको कार्बन याद रखना है, एनपीके का रेशियो याद रखना है, और इधर से आप सल्फर याद रख सकते हैं। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी इसको पूछे जाने की क्या है बच्चों संभावना बनती है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों जो अपना आता है इस चैप्टर का, वो है आपका कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का महत्व बताइए। कि वर्मी कंपोस्ट आपने देख ली कि वर्मी कंपोस्ट तैयार कैसे होती है, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने देखा बच्चों की वर्मी कंपोस्ट की जो कंपोजिशन है, जो उसका संगठन है, वो क्या होता है। अब देखेंगे हम बच्चों की वर्मी कंपोस्ट को खेत में डालने से क्या लाभ होते हैं। तो अगर हम इसके लाभों की बात करें तो बच्चों, तो इससे क्या है, इससे जो मृदा की क्या है, इससे जो मृदा की जल धारण क्षमता है उसमें क्या हो जाती है बच्चों, वृद्धि होती है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। गोबर की खाद की तुलना में इसमें 8 से 10 गुना क्या है बच्चों, अधिक क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरी अगर हम बात करें कि जल्द साधारण खाद की अपेक्षा वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी होती है बच्चों, 5 गुना तक होती है। कितनी गुना तक होती है, 5 गुना तक होती है। फास्फोरस 7 गुना और पोटेशियम लगभग 11 गुना तक अधिक होता है, इसलिए इसके प्रयोग में पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। किसकी तुलना में बच्चों, अगर हम साधारण खाद डालते हैं तो उसकी तुलना में एनपीके का जो रेशियो वो वर्मी कंपोस्ट में अधिक होता है, जिससे कि क्या हो बच्चों, पौधों की वृद्धि में क्या होती है,
मदद मिलती है। इसके प्रयोग से मृदा में जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी सक्रियता में क्या हो जाती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है। लाभदायक जीवाणु है वो भी क्या है, इसको उपयोग करते हैं किस रूप में, भोजन के रूप में, और उनकी भी सक्रियता क्या है बच्चों, बढ़ जाती है। इसके द्वारा शहरी कचरे को ढेर में उपयोग करके खाद में बदला जा सकता है, जिससे काफी हद तक वातावरणीय प्रदूषण को रोका जाता है। क्या होता है बच्चों, अगर हम खेत या हम शहरों से निकले हुए अवशेष पदार्थों को या जो भी वहां का कचरा है उसको अगर हम खाद बनाने में उपयोग कर लें तो वो हमारा क्या है बच्चों, कचड़े से वो एक हमारी खाद में परिवर्तित हो जाएगा और उस खाद को हम उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर उस कचड़े को हम ऐसे ही एक गड्ढे में या कहीं भी हम क्या इकट्ठा करते रहे तो धीरे धीरे वो सड़ के क्या हो जाएगा बच्चों, बर्बाद हो जाएगा, जिसका कोई भी प्रकार का फायदा नहीं होगा। उल्टा क्या होगा बच्चों, वातावरणीय प्रदूषण बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम इसको क्या है वर्मी कंपोस्ट या केचुओं की खाद में परिवर्तित कर देंगे तो वो हम किसान हमारे भाई उसको खेत में उपयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये बढ़ाता है। ये पॉइंट जो है वो आप सारी प्रकार की खादों में या सारी प्रकार की कंपोस्ट में लिख सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी है 8 से 10 टाइम इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, काउ डंक या F/M से इसमें अत्यधिक ज्यादा 8 से 10% ज्यादा क्या पाए जाते हैं, हो सकता है तो पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में क्या है 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन, 7 गुना ज्यादा फास्फोरस और 11 टाइम ज्यादा क्या बच्चों, पोटेशियम पाया जाता है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। ये क्या करता है बच्चों, एक्टिविटी बढ़ती है इससे मृदा में, किसकी, बैक्टीरिया की, सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्या है बच्चों, एक्टिविटीज को बढ़ाता है। इट थ्रो दिस हीप ऑफ अर्बन गार्बेज, मतलब वही कि अगर हम अर्बन गार्बेज को क्या करें बच्चों, कूड़ा इकट्ठा करते जाएं तो वो सड़क के क्या करेगा, वातावरण के पॉल्यूशन या उसके प्रदूषण फैलाएगा। वहीं अगर हम उसको क्या कर दें, खाद के रूप में बना दें तो ये जो हमारी दिक्कत है ये क्या हो सकती है, प्रिवेंट की जा सकती है। तो ये हमने क्या देखा बच्चों, वर्मी कंपोस्ट के महत्व को समझाइए। तो इस प्रकार से हमने 5 महत्व देख लिए हैं वर्मी कंपोस्ट के। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप अच्छे से तैयार रखें। हमने ये पूरा वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपका दीर्घ उत्तरीय में अगर आता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है या इसका वर्णन करिए, तो उसमें आप बच्चों सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होती है, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक जो चीजें हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। फिर आप लिखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट का कंपोजिशन या उसका संगठन क्या है, और 5वें नंबर पे आप लिखेंगे बच्चों क्या, कि वर्मी कंपोस्ट के महत्व क्या क्या है। इस प्रकार से आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन को जब इकट्ठा कर देंगे तो आपका एक बड़ा प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है बच्चों, हरी खाद के लिए फसल का चुनाव के बारे में लिखिए कि हरी खाद के लिए किस प्रकार की फसलों को हमको लेना है। तो हम पहला अगर देखें बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये इसके आने के चांसेस ज्यादा है 2024 में। 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम देखें कि फसल शीघ्र उगने वाली, शीघ्र बढ़ने वाली और अत्यधिक पत्तों वाली होनी चाहिए। अब क्या है बच्चों, हरी खाद के लिए क्या करते हैं हम, पौधों के हरे भागों का उपयोग करके और उसको क्या करते हैं बच्चों, मृदा में गाड़ देते हैं, या फिर मृदा से बाहर या खेत से बाहर कहीं जाके क्या करते हैं, हम उसको सड़ा के एक खाद का रूप दे देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हरी खाद। हरी खाद में क्या है बच्चों, एक तो हमको फसल की आवश्यकता होगी, तो फसल कैसी होनी चाहिए बच्चों, शीघ्र से उगने वाली, बढ़ने वाली और अधिक पत्तेदार होना चाहिए। मेनली काय का उपयोग करते हैं हम बच्चों, पत्तों का, क्योंकि फसलें जो होती हैं बच्चों उनमें हमको पत्ते सबसे अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं, और अगर वही हमको सबसे अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे तो उनका उपयोग हमको ज्यादा होगा। तो इसलिए हमको ऐसी पत्तों का या ऐसी फसलों का चुनाव करना है जो जल्दी से उग जाए, जल्दी से बड़ी हो जाए और अत्यधिक क्या हो बच्चों, बायोमास या उसका जो जैविक पदार्थ है वो हमको अत्यधिक मात्रा में मिले, जैसे कि उसकी पत्तियां हो गई। भूमि में फसल वाली जड़ की गहराई भूमि में फसल की जड़ अधिक गहराई तक जाती हो, मतलब अगर वो हम जिस प्रकार के हम क्या लेंगे बच्चों, हरी खाद की फसलें लेंगे, उनकी जो अपनी जड़ें हैं वो क्या हो, भूमि में अत्यधिक गहराई तक जाए, ताकि जो पानी है नीचे का पानी को भी हम वो क्या कर सके बच्चों, अवशोषित कर सके। या फिर उनमें की गांठों में जो नाइट्रोजन बनेगा वो भी क्या हो बच्चों, ज्यादा जड़ें आपकी फैलेंगी तो उनकी जड़ों में ज्यादा गांठें बनेंगी, और ज्यादा गांठें बनेंगी तो ज्यादा नाइट्रोजन है उसका क्या होगा बच्चों, निर्माण होगा। फसलों के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, मतलब ऐसी फसल होनी चाहिए बच्चों की उनको उगाने में उनके लिए आवश्यक पोषक तत्व कम हो। मतलब जिस फसल को आप हरी खाद के लिए उगा रहे हैं उसकी खुद की क्षमता या उसकी खुद की डिमांड कम हो बच्चों। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी फसल लगा दी जिसको उगाने में ही आपका बहुत खर्चा लग रहा है, तो फिर आपको उस हरी खाद के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। हमको किस प्रकार की, कि उनकी जो खुद की आवश्यकता है बच्चों, काय की पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह क्या हो, कम हो। फसल की जो बीज है वो सस्ता हो एवं आसानी से मिलने वाला हो, ज्यादा पैसा हमको इसमें ना लगे, क्योंकि अगर इतना पैसा आप हरी खाद या आपकी खाद बनाने में लगा देंगे तो फिर आपकी फसलों के लिए भी क्या है बच्चों, आपकी पूंजी कम हो सकती है। इसलिए हमको ऐसी फसलें लेनी है जिनका बीज सस्ता हो एवं आसानी से मिल जाए। फसलों के लिए हम कौन सी बच्चों, लेग्यूमिनस दलहनी फसलों की क्या है, हमको उस फैमिली की जो है वो फसलें लेनी है, ताकि वो क्या करें बच्चों, वायुमंडल के नाइट्रोजन को चेंज करके क्या करें बच्चों, भूमि में स्थापित कर सकें। ये मैंने आपको बता दिया था कि लेग्यूमिनस या फली वाली जो सब्जियां हैं या फली वाली जो फसल हैं वो उनकी जड़ों में
जो है गांठें पाई जाती हैं और उन गांठों में क्या है बच्चों बैक्टीरिया रहते हैं, जिससे वो क्या करते हैं जो अपना वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं वो मृदा में मिला देते हैं, जिससे कि अगली वाली फसल को क्या है बच्चों वो नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में मिलने लगता है। फसलों की विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगने की क्षमता होनी चाहिए। अब क्या है बच्चों अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की मृदाएं होती हैं, तो ये फसलों का जो नेचर है, हरी खाद में उगाए जाने वाली फसलों का जो नेचर है उस प्रकार का होना चाहिए कि हम उनको अलग अलग प्रकार की मृदाओं में उगा सकें। ये है आपके बच्चों कुछ ऐसी फसलों का चुनाव या ऐसी कंडीशन जो आपको हरी खाद के लिए फसल चुनने के लिए आवश्यक है। इसी चीज को अगर हम बच्चों इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में आती है आपकी, जो आपका बच्चों पहला पॉइंट आता है वो क्या है, द क्रॉप शुड बी फास्टर ग्रोइंग और मोर लीफी, मतलब ज्यादा लीफ से उसमें ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसका बायोमास जो है बच्चों वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसमें जैविक पदार्थ क्या हो बच्चों ज्यादा निकलना चाहिए। फास्ट ग्रोइंग होनी चाहिए, मतलब चार छह महीना में नहीं बल्कि 2 से ढाई महीने में वो क्या हो बच्चों अपनी फसल तैयार हो जाए, जिससे कि हमारा खेत में दूसरी फसल को जल्दी से लगाया जा सके और उसकी पैदावार भी हमको जल्दी से मिल सके। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है बच्चों, जो रूट है इन क्रॉपों की वो क्या हो बच्चों गहराई पे होनी चाहिए। जो क्रॉप शुड बी रिक्वायर्ड लेस न्यूट्रिएंट, मतलब इन फसलों को क्या है बच्चों कम आवश्यकता या कम पोषक तत्वों की क्या हो बच्चों आवश्यकता हो, ताकि इनमें खर्चा इनको उगाने का वो कम आए। तो सीड है बच्चों इनके वो कैसे होने चाहिए, चीफ होने चाहिए और आसानी से मिलने वाले होने चाहिए, मतलब इजीली अवेलेबल होने चाहिए। जो क्रॉप हो बच्चों वो कौन से परिवार की हो, आपकी लेग्यूमिनस परिवार की हो, ताकि वो क्या करें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो क्या है बच्चों सॉइल में फिक्स कर सकें। इस प्रकार के ये क्या होने चाहिए बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली फसल, जो कि हमारी लेग्यूमिनस फैमिली की फसलें होती हैं। जो क्रॉप है शुड बी हैव द एबिलिटी टू ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब जो ये क्रॉप्स हैं इनकी जो हैबिट है या इनकी जो अपनी एबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की सॉइल में उगने की इनकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हमने देखा बच्चों हरी खाद को लिए जो फसल हम चुनते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप फॉर द ग्रीन मैन्योर और राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हरी फसल को उगाने के लिए हरी खाद को बनाने के लिए हमको क्रॉप चाहिए, उनकी हमको एबिलिटी या उनके हमको कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, उस तभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों अच्छी फसल उगा के और एक अच्छी सी हरी खाद बना सकते हैं। जिन बच्चों को उसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों देखें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हरी खाद की परिभाषा और हरी खाद के कोई दो लाभ लिखिए। तो हरी खाद की परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों, हरी खाद में निम्नलिखित महत्व हैं, तो ये महत्व हम देख चुके हैं, इसके महत्व क्या क्या आते हैं। हरी खाद की परिभाषा आपको पता है बच्चों, हरी खाद के कोई दो लाभ या उसके महत्व हम पढ़ते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, तो ग्रीन मैन्योरिंग आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ द टू ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर के दो क्या है लाभ है। तो इसके देखिए इसके प्रयोग से मृदा में क्या है बच्चों जीवांश की वृद्धि होती है। इट इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या है बच्चों सॉइल का बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या है बच्चों संख्या बढ़ेगी, और अगर ये सब होगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों बढ़ जाएगी। किसके बढ़ने से बच्चों ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर पर धीरे धीरे क्या है बच्चों ह्यूमस में चेंज होगा, तो फिर ये जो ह्यूमस है ये क्या है बच्चों बहुत सारे आपको पौधों को क्या है बच्चों न्यूट्रिएंट प्रदान करेगी। तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में चेंज होगा। ये ह्यूमस में कैसे चेंज होगा बच्चों, बहुत सारे आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, कैसे आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को या इस जीवांश को ह्यूमस में परिवर्तित करेंगे, और फिर इससे ह्यूमस से पौधों को क्या मिलेगा बच्चों पोषक तत्व मिलने लगेंगे। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया है। पहला पॉइंट अपना क्या आता है बच्चों, इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। दूसरा क्या है बच्चों, इसके प्रयोग से मृदा की संरचना में सुधार होता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको लगभग लगभग सभी प्रकार की मैन्योर में लिखने हैं। इसके प्रयोग से क्या है बच्चों जीवाणु जो हमारे लाभदायक है बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, उनकी क्रियाशीलता या उनकी एक्टिविटी जो है वो सॉइल में बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से भूमि की जो जल धारण क्षमता है, जल धारण क्षमता मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है वो फ्राइबल सॉइल बनेगी, फ्राइबल मतलब भुरभुरी, और उससे क्या होगी बच्चों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। हरी खाद के प्रयोग द्वारा क्षारीय और लवणीय मृदाओं का सुधार होता है। क्षारीय मृदाएं और लवणीय मृदाएं ये क्या करती हैं बच्चों, इस प्रकार की जो फसलें हैं ये मृदा के जो अपना पीएच है उसको क्या रखती हैं बच्चों उदासीन या फिर न्यूट्रल रखती हैं, जिससे कि ना मृदा हरी क्षारीय हो सकती है और ना मृदा क्या हो सकती है बच्चों लवणीय हो सकती है। लवणीय और क्षारीय क्यों होती है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब क्या होता है नीचे के जो आपके लवण है, नीचे पानी में पाए जाने वाले लवण है वो पानी के साथ बह के या पानी के साथ क्या हो बच्चों इवोपरेट होके ऊपर आ जाते हैं और अपनी मृदा में जम जाते हैं, और अगर ये जमेंगे तो क्या होगी बच्चों ये मृदा क्या हो जाएगी, ये मृदा भी आपकी क्षारीय हो जाएगी। ये सब करने से क्या है बच्चों जो आपकी हरी खाद है वो हरी खाद वाली फसलें हैं वो
ये प्रक्रिया होने से रोक देती है, जिससे कि क्या है, मृदा जो है बच्चों वो ना ही एल्कलाइन ना ही सैलाइन बन पाती है और वो एक न्यूट्रल या उदासीन पीएच पे रहती है। हरी खाद वाली फसलें गहरी जड़ वाली होती हैं, जो कि भूमि में निचली सतह से पोषक तत्वों को लेके क्या करती हैं बच्चे, बढ़ती हैं। इन्हें खेत की सतह पर जोतकर सड़ा देने से इनमें संरक्षित पोषक तत्व भूमि की सतह के ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार से हरी पोषक तत्व वाली भूमि के निचले सतह से ऊपरी सतह पर लाती है। होता क्या है बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि हरी खाद वाली जो फसलें हैं, मान लीजिए ये आपकी हरी खाद वाली फसलें हैं, इसकी जड़ें जा रही है इतने अंदर तक, और ये है बच्चों आपकी एक नॉर्मल सी फसल। एक मिनट में आपको ये समझा देता हूँ। ये है बच्चों आपका एक साधारण पौधा या दूसरी प्रकार की फसल, जिसकी जड़ें हैं बच्चों मीडियम या नॉर्मल जड़ें हैं। और एक है बच्चों ये आपकी हरी खाद वाला पौधा, इसकी जो मान लीजिए इसकी जो जड़ें जा रही हैं, ये जा रही हैं बहुत नीचे तक। अब होगा क्या बच्चों, मान लीजिए आपकी मृदा है, यहाँ पे इस प्रकार से पोषक तत्व बिखरे पड़े हैं, नीचे तक जो है वो पोषक तत्व आपके इस प्रकार से बिखरे पड़े हुए हैं। तो जो आपका नॉर्मल पौधा है बच्चों, उसकी जो जड़ें हैं वो यहीं तक फैली हुई हैं, तो इस इतने पे मौजूद वो क्या है बच्चों, पोषक तत्वों को तो ग्रहण कर लेंगी, बट जो नीचे पोषक तत्व हैं वो ये फसल क्या है बच्चों, जो आपकी नॉर्मल फसल है वो ग्रहण नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम हरी खाद में गहरी जड़ी वाली फसलें उगाएंगे तो यहाँ से ये क्या है बच्चों, ये जो आपके पोषक तत्व है इसकी जड़ों के द्वारा अवशोषित करके इस पौधे में क्या होंगे बच्चों, संरक्षित हो जाएंगे। और फिर जब इस पौधे को, हरी खाद वाला जो पौधा है, इस पौधे को आप वापस से खेत में गाड़ देंगे और इसको क्या करेंगे बच्चों, खेत में या मिट्टी में मिला देंगे, तो इसमें मौजूद जो भी पोषक तत्व हैं वो हमारे दूसरी लगाई हुई फसलों को क्या है बच्चों, मौजूद होने लगेंगे। तो इससे होगा क्या कि नीचे पाए जाने वाले पोषक तत्व भी ऊपर को आ जाएंगे। कैसे बच्चों, कि जब इनकी जड़ों की गहराई क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। तो इसलिए जो आखिरी वाला पॉइंट था कि हरी खाद वाली जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है डीप रूट्स, जो कि ग्रो करेंगी बच्चों कहाँ, नीचे तक, और न्यूट्रिएंट लेंगी कहाँ से बच्चों, लोअर सरफेस से काय के, सॉइल के। और जब ये क्या होंगी बच्चों, प्लाउड होंगी, तो ये सरफेस पे आ जाएंगे, क्या जो फील्ड पे आ जाएंगे, और अलाउ द रूट न्यूट्रिएंट प्रिजर्व इन देम कम टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। मतलब जब हम इनको सॉइल में मिला देंगे या उनको प्लाउ कर देंगे सॉइल में या मिक्स कर देंगे, तो इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट थे जो उन्होंने कहीं नीचे से खींचे हुए थे, वो क्या होंगे बच्चों, ऊपरी वाली ऊपर आ जाएंगे और सॉइल को आसानी से मिल सकते हैं, अगले पौधे में क्या है बच्चों आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे बच्चों, हरी खाद में होने वाले हमने लाभों के बारे में पढ़ा। अब बच्चों हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हरी खाद की सीमाएं लिखी है। व्हाट इज द लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस क्या है, हरी खाद वाली की जो सीमा है, या राइट द इमीडिएट लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन मैन्योर। तो पहले की बात करें तो जलवायु की विषमता के कारण हरी खाद वाली फसलों को उगाने में कठिनाई होती है। क्या बच्चों, ये जो फसलें हैं ये क्लाइमेट के हिसाब से उगती हैं, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाती है, उग सकती हैं या उगाई जाती हैं। इसलिए क्या है बच्चों, जलवायु जो हमारी बचती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है उसके कारण हम इन फसलों को उगाने में क्या है बच्चों, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। अनाज और चारे की अधिक मांग के कारण प्रायः किसान हरी खाद वाली फसलों को महत्व नहीं देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या है, हरी खाद से बच्चों हमको कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध नहीं हो रही हैं जिसको किसान क्या कर सकते हैं, जिसको किसान बाजार में बेच के मुनाफा या पैसे कमा सकता है। इसलिए किसान क्या है बच्चों, इन फसलों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, और इन फसलों को महत्व नहीं देते हैं तो ये इस प्रकार की फसलों की क्या है बच्चों, ये लिमिटेशन या सीमाएं बन जाती हैं। किसान उस प्रकार की खादें या उस प्रकार की फसलें लगाता है जिनको वो बाजार में बेच के मुनाफा या पैसा कमा सके, और इन फसलों से हमको ऐसा कुछ मुनाफा या पैसा नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये क्या है बच्चों, इसकी लिमिटेशन है। सिंचाई के साधनों का अभाव एवं वर्षा की कमी भी किसानों को क्या है बच्चों, हतोत्साह करती है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड शॉर्टेज रेंज डिस्करेज करती है फार्मर। मतलब इन फसलों को, फसलें चाहे कोई भी हो बच्चों, हरी खाद वाली फसलें हो, चाहे हमारी नॉर्मल फसलें हो, या हमारी बीड या फिर हमारी खरपतवार ही क्यों ना हो, हर पौधे को उगने के लिए नमी या फिर पानी की आवश्यकता पड़ती है। और जिन क्षेत्रों में बच्चों इरिगेशन की या सिंचाई की कमी है, उधर पे नमी कम होती है, और नमी कम होने के कारण ये फार्मर क्या है बच्चों, वैसे ही अगर इसके पास इरिगेशन की कमी है तो जो फार्मर होते हैं, हमारे जो किसान होते हैं, वो इस प्रकार की फसलों को या इस प्रकार की चीजों को क्या करते हैं बच्चों, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये भी इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। किसानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है। किसानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब द लैक ऑफ साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक नॉलेज। किसानों को बच्चों क्या है, किसान को सिर्फ मतलब होता है कि ऐसी कौन सी चीज हो जिसका असर तुरंत फसलों पे हो और हमको तुरंत क्या है बच्चों, पैसा मिल सके। अब ये जो फसलें हैं बच्चों, या इस प्रकार की जो हरी खादें हैं, ये क्या करती हैं, फसलों को या किसानों को या मृदा की जो प्रवृत्ति है उसको धीरे धीरे सुधारती हैं। धीरे धीरे सुधारेंगी तो इसमें लगेगा समय, और किसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वो इतना इंतजार कर सके, या उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो इन सब चीजों के जो पॉजिटिव पॉइंट है या इनके जो सकारात्मक बिंदु हैं इनको समझ सके। इसलिए
जो किसान है वो इन सब फसलों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। किसान किसको तवज्जो देता है? फर्टिलाइजर्स को तवज्जो देता है। क्यों देता है? क्योंकि उनसे क्या बच्चों, तुरंत उनका जो इफेक्ट है वो फसलों में तुरंत दिखाई देता है। बल्कि इन सब चीजों में क्या है बच्चों, समय लगता है। हाँ, हालांकि इनका जो प्रभाव वो लंबे समय तक बना रहता है, बट किसान को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चों, साइंटिफिक नॉलेज उनका क्या होता है बच्चों, कम होता है। पलटाई हेतु उनके पास उत्तम कृषि यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। दे हैव द लैक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट फॉर द टर्निंग। होता क्या है बच्चों, जब ये फसल एक अवस्था में बड़ी हो जाती है, जब रसीली हो जाती है बच्चों, या इसमें जो पत्तियों का विकास है वो पूरी तरीके से हो जाता है, तो अब स्पेशल क्या करते हैं बच्चों, इनको गाड़ने के लिए हमको यंत्रों की आवश्यकता होती है। काहे कि बच्चों इनको गाड़ने के लिए, जैसे आप इसमें रोटावेटर वगैरह चला सकते हैं, जिससे क्या हो, ये फसलें कट के और वहीं के वहीं ये जमीन में हमारी मिल जाए। तो ये सब जो यंत्र है, इसमें ये यंत्रों की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम एक पेड़ पौधे को काट, जो अपना पौधा है उसको काट के फिर हाथ से जमीन में मिलाएं। इनके लिए क्या है बच्चों, यंत्रों की या फिर इक्विपमेंट्स या मशीनरीज की जरूरत होती है, जो किसान के पास साधारणतः उपयोग में या उपस्थित नहीं, उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए ये क्या है बच्चों, इनकी ये लिमिटेशंस है। तो ये हमने 5 इसकी क्या देखी, हरी खाद की हमने ये लिमिटेशंस देख ली है। इंग्लिश में और हिंदी में हमने दोनों में ये जो है अपना वो क्वेश्चन कवर कर लिया है। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मृदा संशोधक या मृदा संशोधक या लीचिंग या फिर खाद की क्या करना है बच्चों, हमको परिभाषा लिखना है। इंग्लिश में अगर हम इससे बोले तो राइट द डेफिनेशन ऑफ सॉइल अमेंडमेंट्स, लीचिंग और मैन्योर। तो इस चैप्टर को जो है बच्चों, इस क्वेश्चन को जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो अपने ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में इसको डालें, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। जिन बच्चों ने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जरूर से जरूर जाके हमारी पुरानी वीडियोस भी देखें, ताकि आपको ये एग्जाम से पहले आपकी सारी तैयारी हो सके।